अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत अहम एक मसले की तरफ आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये हर घर का मसला है और बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में जिस तरीके से फैल रहा है। और सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो हमें इस चीज़ का पता नहीं है और हम कितना बड़ा डैमेज डाल लें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसा मेरा आपसे वादा था कि मैं अब माइंड के अलावा ह्यूमन ब्रेन और उससे रिलेटेड जो हैप्पी हार्मोन्स है उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मैंने ये समझा और ये सोचा before starting that particular thing we should aware of we should aware this thing which I'm कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से एक सोमेटाइजेशन का शायद कहीं जिक्र किया था कि सोमेटाइजेशन के मुतालिक मैंने जितनी तहकीक की है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये समाज में जो है पाया जाने वाला बड़ा एक मर्ज़ है और बड़ी तेज़ी से ये फैला है। और इसके शिकार जो अफराद हैं वो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो अपने आप को सही करना भी नहीं चाहते। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक रिपोर्ट मेरे नज़रों से गुजरी, जिसमें एफ़्रो अफ्रीकन और अमेरिकन और फॉर ईस्टर्न और जो हमारे जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं, सब की सोमेटाइजेशन की अलग अलग जो है एक वो हालात और रिपोर्ट है जो अलग है। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कई सदियों से इस पर काम हो रहा है। सोमेटाइजेशन के लफ्ज़ को दरअसल एक हम जैसे कहना चाहिए एक फ़िज़िकल बॉडी के स्ट्रेस और जो एक्सपीरियंस है उससे जो है जोड़ सकते हैं। इसकी सिंपल एक तारीफ़ ये है कि बेसिकली माइंड कंट्रोल योर बॉडी एंड बॉडी नॉट कंट्रोल योर माइंड। और इन बिटवीन जो एक थिन लाइन होती है दोनों को, कि किस तरह से सिग्नल पास होते हैं, या जो जिसको मैं केमिकल रिएक्शन या हार्मोन्स आपसे मैं बात करता हूँ, तो वो उसी का जो एक जैसा मिलाप है और उसमें जो इम्बैलेंसिंग आ जाती है, जो गड़बड़ आ जाती है। इसके मरीज़ की सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोस्तों फ़ाइल पे फ़ाइल, इतनी मोटी फ़ाइलें मेडिकल की है लेके यहाँ अपने साथ फिरते हैं। और ये होम्योपैथिक हकीम, जादू टोने वाले, आयुर्वेदिक तमाम डॉक्टर्स वगैरह से सबसे इलाज कराने के बावजूद भी ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और इनकी सेटिस्फेक्शन का ये लेवल होता है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे तमाम चीज़ें हैं, मुझे तमाम बीमारियां। और उसके बाद फिर इनको जो हमारा जो गट्स वाले जो प्रॉब्लम है, जो पेट के प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट बर्निंग है वगैरह वगैरह, वो अक्सर डिफरेंट शक्ल में डिफरेंट चीज़ें इनकी होती हैं। बेसिकली वो ये है कि ये इसको मान लेना चाहिए कि मेंटल इलनेस इसका बॉडी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बॉडी का फंक्शन ज़ाहिर है कि डिसऑर्डर होता है। अब वो उनकी एक्सप्रेशन का या बताने का तरीक़ाकार इस टाइप का होता है कि वो कुछ पता नहीं चलता किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन लोगों की लाइफ बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। इसकी स्टडी यही बताती है कि जो घर में रहने वाली औरतें, और ख़ास तौर से जो हमारे एशियन स्टडी का जो मैं बता रहा हूँ कि 2% वो हैं कि जिनका बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, बाहर जाना आना नहीं है, घर के अंदर रहना है, लिमिटेड लोगों से मिलना है, हाउस वाइफ्स हैं वगैरह वगैरह। और 0.2 जो है % जो है मर्द हजरात इसका शिकार होते हैं। और फिर आपको पता है कि जब इसकी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाए मेंटल इलनेस की और ये सारी चीज़ें, तो ये एक बड़ी वो होती है। कोई नई बीमारी, जैसे मैंने बताया कि सदियों से इस पर तहकीक हो रही। बेसिकली क्या है कि मुझ नाचीज़ की राय में इसका बड़ा सबब है कि जो है मिसकनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी आपके दिमाग और जिस्म में जो मिसकम्युनिकेशन होती है, जो तालमेल की कमी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन का, सोमेस्टिक डिसऑर्डर का बहुत कुछ शायद आपको उर्दू में मटेरियल कहीं ना मिले, लेकिन इसको बस इतना समझ लें कि ऐसे लोग जो अपने आप को बीमारियों का एक मजमुआ समझते हैं, अपने आप को सेल्फ पिटी का शिकार करते हैं, अपनी तमाम ऐसे भी लोग मैंने अपनी स्टडी में देखे हैं कि जब आप उनसे कोई बात करें, अब 4 लोग बैठे हुए और एक बंदा है, उसको एक एक्चुअल बॉडी की कोई पेन है या बॉडी प्रॉब्लम है, तो दूसरा जो उसके साथ सोमेटाइजेशन वाला है, जो सोमेस्टिक डिसऑर्डर वाला मरीज़ है, वो एकदम जंप इन होगा और कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ये था वो था फलां। दोस्तों, मैं एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी, और जो कि बिल्कुल 100% रियल है और मैं उसका गवाह हूँ, उस स्टोरी को अगर आप गौर से समझें तो इस चीज़ को आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ सोमेटाइजेशन। और उसके हल की तरफ भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में इसकी जो है सिम्टम एंड इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने बड़ा इन डिटेल बताया। दोस्तों, ये 1988 का वाक़या है। एक यंग मैन अबाउट 22-23 ईयर्स ओल्ड, और जो एक्सरसाइज जो है क्लब में, जिम में जाना और बेहतरीन मसल बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें उसकी एक्टिविटीज़ थी। अनफॉर्चुनेटली स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए उसको एक चोट लगी। चोट इस तरह लगी कि स्विमिंग में वो एंगल सही नहीं हो सका और वो बिल्कुल सीधा जो है वो गिरा, और उसकी जो कॉक्सिक जो बिल्कुल टेल होती है आपके स्पाइन्स की, उस पर कुछ थोड़ा सा वो हुआ और उसने फिर
इस चीज़ को, जवान आदमी है तो ज़्यादा इतना इसको कंसिडर नहीं किया और जो है अपना पेन किलर और क्रीम्स और ये वो करके बात छुड़ा दी, लेकिन वो चीज़ थोड़ी पेनफुल रही, परसिस्टेंस रही। मीनवाइल कुछ इस तरीके से हुआ बदकिस्मती से कि उसका एक छोटा सा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो गाड़ी ने एकदम इस तरह से रोल हुई और उसके यही उसी पार्ट पे फिर दोबारा चोट हुई। दोस्तों यहाँ से ये कहानी शुरू होती है 1988 से। उसके बाद इस नौजवान की एक्सरसाइज बंद हो गई और तमाम जो है पेन और फलाना, और मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई जो है इस तरह का आयुर्वेदिक, कोई न्यूरो सर्जन, कोई न्यूरो फिजिशियन, किसी किस्म की जो चीज़ें और दुआ दरूद और उसके अलावा जो है झाड़ फूंक, हकीम, पहलवान, तमाम लोग जिसे कहते हैं कि इस पाकिस्तान के, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि सब वो कर दिया, लेकिन तकलीफ़ उसके साथ जो है वो जारी और सारी रही और कुछ नहीं पता हुआ। और मैं समझता हूँ कि 1000 के हिसाब से, मैं उस दवा का नाम नहीं लूँगा, पेन किलर और पेन जो ऑइंटमेंट होती हैं वो लगा के सारा कुछ हुआ, कुछ नहीं। फाइनली उसको वहाँ एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, और एडमिट भी 1 महीने के लिए वहाँ किया गया, और कंटिन्यूस जो है उसकी फिजियोथेरेपी होती रही। और जो उनका जो न्यूरो सर्जन था, न्यूरो सर्जन ने उससे पूछा कि तुम्हारी कभी सर्जरी हुई है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि भाई हम इस पे जो है गौर करते हैं, देखते हैं, आप एडमिट हो जाएं। अब आप अंदाज़ा लगा लें उस नौजवान का कि कोई ना उसको कोई गाइड करने वाला ना ये कुछ, और जितनी सीरियस जो है स्पाइन जो है सर्जरी होती है उससे रिलेटेड जितनी स्टोरी, वो स्ट्रेस होते हुए एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें, और एकदम अपने आप को एक बड़े जिसे कहते हैं शैल में बंद करके एक अजीब सी जिस तरीके की लाइफ होती है। दोस्तों मैं इस चीज़ का ख़ुद गवाह हूँ कि 5 ईयर्स की कंटिन्यूस मुख्तलिफ ऑफ एंड ऑन और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उसको जो है रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजें, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजें, हैंगिंग की एक्सरसाइजें, साइकिलिंग की एक्सरसाइजें, फिजियोथेरेपी सारा कुछ होता रहा, लेकिन मस टस से मस नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ और वो बड़े पेन में और इस तरीके से। और 30 डेज़ से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने के बाद भी फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसने ये कहा कि देखो आप तुम न्यूरो सर्जन के अंडर में हो, तो मैंने एक न्यूरो फिजिशियन से ये टाइम लिया है, तो मेरा एक मशवरा मानो कि उसको भी दिखा दो। दोस्तों अब इस स्टोरी का जो ये पार्ट है, ये ज़रा सा आप और तलब है और ज़रा सुनिएगा। न्यूरो फिजिशियन साहब से उनकी सिटिंग हुई, और सिटिंग होने के बाद ये अपनी इन्होंने एज़ यूजुअल जो सोमेटाइजेशन की सारी रिपोर्टें और अपना जो है एक जो मेंटल जिसे कहते हैं कैपेबिलिटी और इनेबिलिटी और जो एक इलनेस थी और फिजियोलॉजी और ये और वो, और मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारा कुछ, उन्होंने कहा नहीं, आई जस्ट वांट वन एक्सरे, रिसेंट एक्सरे। दोस्तों मेरे सामने वो एक्सरे उनका एक पूरा बॉडी का जो बैक पेन का होता है वो लेके आया गया, और उसने उसकी कहानी सुनी। उसने बताया कि मैं कोई चीज़ लिफ्ट नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं इस तरीके से मैं हार्ड बेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो SOPs और ये जो जिस तरीके से बताया, मेरी ज़िंदगी पैरालाइज हो गई। वो जिम में बेहतरीन बॉडी बिल्डर था, बेहतरीन क्रिकेटर था और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था, तमाम चीज़ें उस 3, 4, 5 साल में बंद हो के और बुरी हालत हो गई। दोस्तों डॉक्टर ने, जो फिजिशियन थे, जो न्यूरो फिजिशियन थे, उन्होंने वो फाइलें ऐसे देखी सारी, कुछ देखने के बाद जब वो एक्सरे आया, उन्होंने कहा कि जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। अब मैं वहाँ इस चीज़ का विटनेस हूँ। उसने कहा कि सबसे पहला एक जो मैं आपसे बेटा सवाल करूँगा वो मुझे आप ये बताएं कि अगर बकरे का सींग तोड़ दिया जाए, सींग काट दिया जाए, या ड्यू टू सम रीज़न वो सींग लॉस हो जाए, तो क्या बकरा मरता है? नौजवान ने जवाब दिया नहीं। उसने कहा कि ये जो नाखून है, नेल्स हैं, जब आप काटते हैं तो इसके क्या खून निकलता है? कहता नहीं सर, मैं तो और रिलैक्स फील करता हूँ गंदगी से जान छूट। तीसरा उनका सवाल था सर्जन साहब का, उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि अफ्रीका, ज़ैम्बिया और किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे स्याह फार्म लोग रहते हैं, और बिल्कुल एक स्याह फार्म चेहरा है, एक स्याह फार्म एक आदमी है, क्या वो अच्छी खुराक, चाहे अच्छा दूध, चाहे अच्छी फ्रूट, चाहे अच्छी वेजिटेबल खा के और क्रीमें लगा के क्या अपना कलर ब्राइट कर सकता है? उसने कहा नो। अब जो दोस्तों कहानी का पार्ट है, उसने कहा नहीं। उसने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो चीज़ है उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। दोस्तों स्पाइना बाइफिडा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा होता है कि जो आपका जो स्पाइन है पूरा स्पाइन स्टेट होने के बाद जो आपका कूल्हे होते हैं, वहाँ एक गोल सी एक डिस्क होती है दोनों तरफ, जो एक अल्लाह की तरफ से एक बोझ है, उस पूरे स्पाइन को उसने एक संभाला हुआ है। और फिर आपका जो ये कूल्हे वाला पार्ट होता है, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, स्पाइनल कॉर्ड और ये वो तमाम चीज़ें आपके इल्म में होगा। उसने कहा कि स्पाइना बाइफिडा उसको कहते हैं कि वो डिस्क जो है गोल शक्ल में नहीं है,
वो एक क्रिसेंट शक्ल में, एक चांद का जिस तरीके का, इस तरीके का पार्ट होता है, वो हड्डी आपकी गायब है। और आपके जो वेन्स हैं और उसकी वजह से जो आपका कुछ एक्सर्शन होती है, सो समथिंग लाइक दिस, तो आपको ये बैक पेन होता है। इसका देयर इज़ नथिंग टू डू। और माई सन, लिसन वन थिंग, कि ये अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से आपको दिया गया है, और ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग इस तरीके के हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और उसके अलावा जितनी मर्ज़ी आप जो है पेन किलर खा लें, जितनी मर्ज़ी, दिस इज़ नॉट दी एक्सटर्नल इफेक्ट, ये इंटरनल इफेक्ट्स है। और ये जो आपने इतनी मोटी मोटी फाइलें बनाई हुई हैं, आपका जो है सर्विकल का भी देखा, आपका सर्जिकल का भी उसने देखा, आपका स्किन वाले ने भी देखा, आपका फलां ने भी देखा, ये देखा, ये देखा, आपको ये नहीं है। बेसिकली दिस इज़ द सोमेटाइजेशन है, और आप हर चीज़ को वो करते हो। अब दोस्तों उसने इसका इलाज या इसकी क्या जो चीज़ बताई, वो भी मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। उसने कहा कि देयर इज़ सम SOPs फॉर लाइफ टाइम, यू हैव टू टेक हार्ड बेड। आपने एक हार्ड बेड लेना है, और उसमें आपने, ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके से जो है कोई एक फ्लफ़ी सा और एक नरम सा और एक कोजी सा जो है मैट्रेस, वो यूज़ नहीं करना। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून और गर्मी और सर्दी कुछ नहीं है। आपने हमेशा लाइफ टाइम ठंडे पानी से अपने एक्सपोजर को वो करना है, बल्कि एक नीम गर्म पानी से आपने नहाना है। आपने पसीने की हालत में कभी भी AC में नहीं आना है, या एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट आपका जो है पंखे से ना हो या इस तरीके से ना हो। आपका बॉडी पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, और आप इस तरीके से जो है जब आप अपना पोस्चर रखें तो एक पोस्चर में ना बैठें, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी ऐसे वीक पोस्चर में अपने आप को ना करें। ये आपका इलाज है। और आपका इलाज ये नहीं है कि आपको इस तरीके की कोई भी जो है पेन किलर खाएं या वो खाएं या ये तमाम समथिंग लाइक दिस। दोस्तों, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि उसके बाद जो उसका लेवल था, वो तमाम वो शख्स जो 6 साल 7 साल जिस तरीके से मिजरेबल उसकी लाइफ थी, सिर्फ इन 3 सवालों से, इन जादुई वर्ड से उसने एक दफ़ा एक दवा नहीं खाई। और दोस्तों, मैं अब ज़्यादा सस्पेंस में आपको नहीं रखूँगा। ये नौजवान आज का बूढ़ा, ये आपका खादिम अख्तर कमाल है, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई कि 10 years ऑफ माई लाइफ। और सबसे जो एक पेनफुल और गिल्ट वाली चीज़ है, माई फादर हैज़ बिन डाइड ड्यू टू दिस थिंग। क्योंकि जब मुझे ये चोट लगी तो मेरी यह हालत थी कि मैं दीवारें पकड़ के चलता था, और मेरे फादर का हार्ट फेल हो गया कि शायद मुझे जो है कम्प्लीटली डिसेबिलिटी हो गई है, और मेरा स्पाइन टूट गया, और अब मैं जो है व्हील चेयर पर या किसी स्टिक के सहारे या बैसाखियों के सहारे चलूँगा। दोस्तों, सोमेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे इस तरीके के लोग होंगे, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से डील किया हुआ है कि जिनको कुछ पता नहीं होता कि उनके साथ क्या है, वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं होती, वो इस चीज़ को कबूल नहीं करते। बेसिकली वो जो कॉर्ड है, उनकी जो ब्रेन का जो एक हार्मोन्स है और जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, या बॉडी में ये चीज़ हो रही होती है तो दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, कितना सुन लीजिए कि ये एक मेंटल इलनेस है, एक प्रॉब्लम है। यू हैव टू गो टू डॉक्टर, और डॉक्टर से मुराद है कि ये इट इज़ एंटायरली अप टू योर सिलेक्शन, कि आपका वो फैमिली डॉक्टर हो या आपका साइकेट्रिक हो या कोई साइकोलॉजिस्ट हो। साइकोलॉजिस्ट इस सिलसिले में शायद इस तरह हेल्प करे कि आपके मल्टीपल सेशन हो, और सेशन के बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो आपके साइकेट्रिक को दे के ये पता चले कि ये चीज़ है। क्योंकि इसका इलाज जो है ये मेरा हिस्सा नहीं है, और मैं डिस्क्लेमर में भी ये चीज़ डाल चुका हूँ कि मेडिसिन से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो एंटी डिप्रेसेंट कुछ अरसे तक 2-4 महीने तक ये चीज़ें खानी पड़ती हैं, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। और डॉक्टर जो भी है वो अगर यही चीज़ें कहे कि आप सही जगह पे आ गए हो, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आप बिल्कुल सही हो जाओगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम फाइलें आप छोड़ो, आप नए तरीके से किक स्टार्ट करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। दोस्तों, मेरी कहानी का मकसद सिर्फ यही था कि मैं इसी तरीके से एक रैम्बलिंग थाट्स में था, बॉडी को अपनी तकलीफ़ देता रहा। इतनी मैंने हज़ारों गोलियां जो है पेन किलर की खाई, जबकि असल मसला मेरे अपने दिमाग में था, मेरे सोच के समझने के वो था। और डॉक्टर ने मेरा हकीकत में उसने कोई मुझे मेडिसिन नहीं दी। ये 3-4 सवालात मेरे किए और मैं सही हो गया। सोमेटाइजेशन के बारे में दोस्तों आज यही एक इंट्रोडक्टरी मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने और इसके मरीज़ों से रिलेटेड, सिम्टम से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैंने इन डिटेल बताया कि वो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग। आई रिक्वेस्ट अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और सदका जारिया, और आपकी बस एक यही अप्रिसिएशन मुझे चाहिए होती है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन और मेरी जो अपडेट और जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिले। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल कीजिए, खुद चलें, कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें और सोमेटाइजेशन का शिकार ना हो। अल्लाह आप पे रहम व करम करे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।